आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर बातचीत करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नज़्म ज़ब्त को डिस्कस करने जा रहे हैं। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत को उजागर हम किस तरह से कर सकते हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम सब नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करें क्यों ज़रूरी है। इस वक्त हमारे माशरे को जब हम देखते हैं, जब हम अपनी सोसाइटी पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी नाहमवारियाँ बड़ी तेज़ी से प्रमोट हो रही हैं, बहुत तेज़ी से जन्म ले रही हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना सीखें और जानें कि हम किस तरह से नज़्म ज़ब्त के पाबंद बन सकते हैं। अपने बच्चों की तरबियत में हम नज़्म ज़ब्त की पाबंदी को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं नौजवानों की जिन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, तो वो किस तरह से जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई हम किस तरह से कर सकते हैं कि वो नज़्म ज़ब्त के पाबंद बन जाएं। इसके साथ साथ जी हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को आज डिस्कस करेंगे। हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें हम काम करते हैं, जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वहाँ पे हमने तंजीमी तर्ज़ अमल किस तरह से इख्तियार करना है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ, हमारे अथॉरिटेटिव जितने हेड्स हैं उनके साथ। हम ये नहीं सिखाते या हम ये ट्रेनिंग नहीं दे पाते। क्यों ऐसा होता है, इसको भी हाईलाइट करेंगे। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, इसकी समझ बूझ किस तरह से दी जा सकती है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि आप अपने वर्क प्लेसेस पर किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और आपसे मुंसलिक जितने भी अफराद हैं उनको साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। इसके लिए भी इन डिटेल हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है जल्दी से उनका तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी, बढ़ेंगे अपने मेहमानों की जानिब और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें नुमान आबिद, पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं और ट्रेनर हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नुमान आपकी तशरीफ़ आवी का। आज की दूसरी मेहमान को भी खुशामदीद कहेंगे जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं महरीन तारिक हमारे साथ। वेलकम करेंगे। महरीन कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के तीसरे मेहमान आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं ज़ीशान नासिर। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हुमा, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ज़ीशान आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ नुमान आपसे करना चाहूँगी। क्या कहेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है नज़्म ज़ब्त की पाबंदी की ज़रूरत, इस अहमियत को उजागर करना कि हम नज़्म ज़ब्त के पाबंद हों, आपकी नज़र में क्यों ज़रूरी है? मेरे उस्ताद हैं जिम रॉन, इन्हीं से इसके जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो नज़्म ज़ब्त है, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। कि गोल्स तब तक गोल्स हैं, ड्रीम्स तब तक ड्रीम्स हैं जब तक उन तक पहुंचने के लिए आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं होता। और वो प्लान के ऊपर स्टिक रहना, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना, दैट इज़ व्हाट नज़्म ज़ब्त इज़ अबाउट।
अब हमारी ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है जिसकी चाबी अगर हम किसी और को दे देंगे तो डेफिनेटली ही विल ड्राइव इट क्रेजी, लेकिन जब तक हमारे पास है वी नो के हाउ टू ड्राइव, हमने किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना है और अपनी ज़िंदगी को अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए गुजारना है। बिल्कुल। So, इसलिए नज़्म ज़ब्त आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नार्ड बचर्ड एक हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, वो कहते हैं कि जितने भी दुनिया में हाई परफॉर्मर्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो सारे बड़े डिसिप्लिन हैं। सही। वो सुबह 5 बजे उठने वाले लोग हैं और अपने दिन को प्लान करने वाले, अपने मंथ को प्लान करने वाले, अपने गोल्स को सेट करने वाले, उन गोल्स को ब्रेक डाउन करके चंक्स में अचीव करने वाले लोग हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी वन ऑफ दोज हाई अचीवर्स तो नज़्म ज़ब्त तो इट्स अ मस्ट। बिल्कुल, इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है और इसकी अहमियत को हम किस तरह से उजागर कर सकते हैं उस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। महरीन, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? हुमा, नज़्म ज़ब्त मेरे लिए इज़ अ पिलर ऑफ योर लाइफ, कोर पिलर है आपकी लाइफ का। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अकॉम्प्लिश एनीथिंग इन योर लाइफ। लोग बात करते हैं और मैंने काफ़ी लोगों को बताया पहले भी, नज़्म ज़ब्त ऐसे डिसिप्लिन हो, आप ऐसे वेट लूज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हर कोई ये कहता है कि करेंगे कैसे, कैसे ये विल पावर आएगी, कैसे हम डिसिप्लिन होंगे लाइफ में, कैसे ये मोटिवेशन आएगी। तो मैं आज आपको एक वे बताऊंगी जिससे हर बंदा अपनी कोई भी हैबिट चेंज कर सकता है और किसी भी तरह लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ सकता है। हमारी लाइफ में अगर आप 5 आवर्स पे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अंदर कुछ भी चेंज, कोई भी हैबिट ला सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ रीज़न। इफ़ आई वांट टू, मतलब मैं बहुत मीठे की शौकीन हूँ और मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर मैंने मीठा छोड़ना है तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि मेरा माइंड ही मेरा सबसे बड़ा जो है ना दुश्मन है। मुझे अपने माइंड के साथ ही सारी जंग करनी है। सही। सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि क्यों मैं मीठा छोड़ना चाहती हूँ। अब उस रीज़न के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हमारे माशरे में लोग कहते हैं मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, मैं ये रिवेंज लूँ, मैं ये करूँ। और पॉजिटिव रीजंस भी हैं कि भाई मेरी फैमिली अफेक्ट हो रही है मेरी इस हैबिट से, या मेरी हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है, कल को मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकूँगी। तो रीज़न मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह करीम ने इंसान की जो फितरत बनाई है जिस पे हम पैदा हुए हैं वो बहुत नेक फितरत है, सही, ईमान की फितरत है। जो चीज़ें हम पॉजिटिव कंज्यूम करते हैं हम ज़्यादा अपने रियल रूट्स की तरफ जाते हैं, और जितनी नेगेटिविटी कंज्यूम करेंगे उतने हम अपने अंदर इंतशार और इन चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। तो पॉजिटिव रीज़न रखें और इतनी स्ट्रॉन्ग रीज़न रखें कि अपने माइंड को आप बता सकें कि क्यों मीठा छोड़ना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट हो रही थी और तुम फिर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने उजागर किया, और इसमें बाकी 4 कौन से जो हैं वो एस्पेक्ट्स जिनको हम डिस्कस भी करेंगे, जिनके हवाले से जानेंगे भी। लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि ज़रा ज़ीशान से भी हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें और उनसे जानें कि वो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी के हवाले से हमें क्या बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूद। हैविंग सेड दैट, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, यकीनन जैसे बाकी जो 2 गेस्ट हैं बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने उनके ऊपर कर दी है, बट हैविंग सेड दैट मुझे ये लगता है कि हमारे माशरे में जितना अनडिसिप्लिन माशरा हमारा है, हमें साथ साथ ये भी सीखने की ज़रूरत है कि एक ऐसा माशरा जहाँ पर निज़ाम प्रॉपर ना चल रहा हो, आपको तो डिसिप्लिन है लेकिन अगला बंदा डिसिप्लिन नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि सिग्नल जब ग्रीन होगा तो आप चलेंगे, लेकिन जो आपके पीछे खड़ी वाली गाड़ी है वो आपको हॉर्न कर रही होती है कि आप निकलिए यहाँ से, तो उस सिचुएशन में आपने कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है और आई थिंक वी शुड हैव टू वर्क ऑन इट। बिल्कुल, काम कैसे कर सकते हैं उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, हम डिसिप्लिन नहीं है, हम मुहज़्ज़ब कौम नहीं कहलाए जा रहे, हम तो एक हजूम की शक्ल इख्तियार करें। यहाँ पे ये ज़रूरत कौन उजागर करेगा कि हम सोचें समझें? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले लें, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स, और यकीन जानिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं अपने साथ ये अहद कर लूँ कि जी मैंने गलत नहीं करना, मैंने अपनी तरफ से डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, और इस तरह हर बंदा ठीक हो सकता है। बिकॉज ये एक हमारे माशरे का अमूमी रवैया भी है। बिकॉज जब मैं मोस्टली पब्लिक स्पीकिंग या लोगों से मिलता भी हूँ तो अमूमन लोगों के अंदर ये एटीट्यूड मौजूद है कि वो पसंद नहीं करते कि उनको सिखाया जाए, और ये एक वजह है हमारी दुनिया से पीछे रह जाने की भी। हमें लगता है कि अगर हमें कोई अच्छी बात बता रहा है या सिखा रहा है तो वो शायद हमसे बेहतर है। ऐसा नहीं है, वो अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा होता है, बट चूंकि ये एटीट्यूड अब हमारे अंदर सरायत कर चुका है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। यकीनन बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह से जो है वो ख़ुद को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदलना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि नज़्म ज़ब्त की पाबंदी के लिए वो क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस हमें बताएंगे जिनको फॉलो करते हुए हम नज़्म ज़ब्त के पाबंद हो सकते हैं, मुहज़्ज़ब कौम और डिसिप्लिन कौम कहलाए जा सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
बैक सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी को डिस्कस किया जा रहा है। हम डिसिप्लिन कैसे हो सकते हैं, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कैसे अपना सकते हैं, इस पर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। नुमान, अभी जैसे कि ज़ीशान कहते कि हमें ज़रूरत है इस जो है वो बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कि हमें नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करनी है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अगर कवानीन बनाए गए हैं तो वो हमारे भले के लिए बनाए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि अगर कोई हमें बता भी रहा है तो हम कहते हैं नहीं, हमने तो तोड़ना है, ये रूल वायलेट करेंगे तो ही मज़ा आएगा। ये जो रिस्क टेकिंग फैक्टर हम सब में आ गया, और स्पेशली नौजवानों के हवाले से जब हम देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे जब तक वो किसी रूल को वायलेट नहीं करेंगे उनको शायद सुकून नहीं मिलेगा। ये तरबियत कहाँ से आ गई? ये तरबियत कहाँ से आ गई, इससे पहले अगर हम इस चीज़ पर डिस्कस करें कि ये इशू का बेसिस क्या है। इश्यूज़ का बेसिस ये है कि मुझे ये एहसास ही नहीं है कि मेरे जो एक्शंस हैं उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। एक थ्योरी है जिसको बटरफ्लाई थ्योरी कहते हैं कि दुनिया के एक कोने में जब एक तितली पर मारती है तो दुनिया के दूसरे कोने में उसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक। सो हर चीज़ दुनिया में हमारे जितने भी एक्शंस हैं उनका कोई ना कोई लार्जर पिक्चर में एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर हम सारे, क्योंकि अभी हमारी ज़हनियत क्या है कि यार मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली यार मेरे एक के रैपर फेंकने से क्या होगा। अब इमेजिन की दुनिया में हर बंदा यही सोचना शुरू कर दे कि यार मेरे रूल ब्रेक करने से क्या होगा। सो इमेजिन कि ये पूरी दुनिया में कितना कैओस क्रिएट हो जाए। अब जो वेस्ट है वहाँ पे सिस्टम्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी हुई सिविलाइजेशन को कि वो उन सिस्टम्स से ब्रेक करके कोई वायलेशन कर सके। हमारा अनफॉर्चुनेटली खुली आज़ादी है और हमारे पास चॉइस हमें दे दी गई है, जो कि शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हमारे पास इख्तियार है। वी हैव अ चॉइस टू ईदर ब्रेक इट और टू नॉट ब्रेक इट। एंड द मोर वी ब्रेक रूल्स द मोर वी डैमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नज़र में खुद गिरते हैं। हमारा जब मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि कैरेक्टर इज़ व्हाट विच इज़ इन द डार्क, कि जो कैरेक्टर है वो है जो अंधेरे में है जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तो वेस्ट में तो ठीक है, आपको कैमरास भी देख रहे हैं, आपको गवर्नमेंट भी देख रही है, यहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा। सो यहाँ पे इमेजिन कि अगर हम सारे टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि यार मेरे करने से फ़र्क पड़ता है, और इंशाल्लाह मेरे जो मेरे सर्कल में लोग हैं मैं उनको भी ये कम्युनिकेट करूँगा कि तुम्हारे एक करने से फ़र्क पड़ता है। एंड दैट्स हाउ अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई कोशिश करना चाहे या कोई चाहे भी कि मैं तब्दीली लाऊं, कुछ अच्छा करूं, तो वो जो सर्कल में जो हमारा पीयर ग्रुप है, जो हमारे इर्द गिर्द के एसोसिएटेड लोग हैं हमसे, वही हमारी टांग खींचने लगते हैं कि नहीं ये नहीं करो, जो हम कर रहे हैं वैसा करो। तब इंसान क्या करे? देखिए, चेंज तो हमेशा से पेनफुल होता है। जो तितली भी है वो तितली बनने से पहले बड़े पेनफुल प्रोसेस से गुजर के उसको पर मिलते हैं और वो हवा में उड़ती है। सो इफ़ यू रियली वांट टू क्रिएट अ चेंज, तो आपको तो फिर रेडी रहना है कि जो बैकलैश मिलेगा, लोग हैं तुम बड़े आगे, हमें सिखाना, हमारे में से तुम उठ के गए, इवन कि घर वाले आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो क्या हो गया भाई तुम्हें ऐसे, सो व्हाट आर यू डूइंग? बिकॉज इट्स वेरी ईजी कि जहाँ पे पानी बह रहा है उसी के साथ साथ हम भी बह। स्विमिंग, आई लव स्विमिंग। जब आप नहर में तैरते हो पानी के अगेंस्ट, तो आपकी जो एनर्जी लगती है इट्स वेरी डिफरेंट रादर कि आप पानी के फ्लो के साथ तैरें। तो अगर जहाँ पे सारे जा रहे हैं, इफ़ यू आर फ्लोइंग विद दैट, एक कटी हुई पतंग की तरह जिसको हवा जहाँ पे लेके जा रही है वो चल रहा है विदाउट एनी डायरेक्शन। तो बहुत सारे लोग आए हैं, दे लिव देयर लाइफ लाइक दैट, और कब्र में चले गए हैं, नोबडी रिमेंबर देम। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कायदे आज़म, गांधी इवन, हु वेंट अगेंस्ट द टाइड एंड दे मेक अ डिफरेंस। लोग उनको याद रखते हैं, बिल्कुल याद रखते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हमें दुनिया याद रखे तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। असल में थोड़ी सी बात यहाँ आती है कि हम क्यों उसूलों के पाबंद नहीं हैं, क्यों नज़्म ज़ब्त को पाबंद नहीं अपने ऊपर अप्लाई करते या पाबंदी को नहीं फॉलो करना चाहते। उसकी शायद यही वजह है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कौन अपने आराम को छोड़े, बस ठीक है देखा जाएगा, कर लेंगे। क्यों मेरे नौजवानों में ये चीज़ आती चली जा रही है? पेरेंटिंग की कमी है, शऊर की कमी है। अगर आपको घर से ही ये चीज़ सिखाई गई है कि बेटा आपने ये चीज़ को इसी तरह फॉलो करना है, जैसे कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को उन फील्ड्स में कदम नहीं रखने देते जहाँ की उनको खुद इल्म नहीं है, जहाँ की उनका खुद नॉलेज या रिसर्च नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना डर उनके अंदर होता है, वो इनसिक्योरिटी बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। और आजकल ये जो रूल्स ब्रेक करने वाली बात है, ये यंगस्टर्स थ्रिल्स के चक्कर में करते हैं कि भाई बहुत थ्रिलिंग चीज़ है, लाइफ में एडवेंचर है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा थ्रिल किस चीज़ में है, टू गो अगेंस्ट द फ्लो। जैसे इन्होंने बात की कि बहाव के साथ तो सब बह जाते हैं, इसमें क्या कमाल है। यू कैन नेवर बिकम अ लेजेंड, नो वन विल एवर रिमेंबर यू, के कोई एक था बंदा।
वो था वाला तभी आएगा जब आप फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे और कोई एक ऐसा काम करेंगे जो कि एक बेटरमेंट का काम होगा, जो कि लार्जर पिक्चर में सारी दुनिया की भलाई का काम होगा। सही। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए बहुत कुछ अचीव कर ले। वो बहुत ही शायद रेयर लोग होंगे जिनका हर पजल पीस एग्जैक्ट जगह पे मैच हो रहा है लाइफ में और वो अचीव करे जा रहे हैं। ठीक। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, आपको अर्ली मॉर्निंग भी उठना है, आपको अपनी हैबिट बिल्डिंग भी करनी है, आपको हेल्दी हैबिट्स की साइड पर भी आना है। अपना आप मारे बगैर और पेन से गुजरे बगैर यू कैन नेवर बिकम एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ये बातें कोविड के आने से पहले तो लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन कोविड के आने के बाद हमने देखा कि इतनी बुरी तरीके से हमारी रूटीन्स डैमेज हुई, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा, पूरी पूरी रात हमारे बच्चे जाग रहे हैं, सारा सारा दिन सोने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर वो कैसे इतना पोटेंशियल अपने अंदर लाएंगे कि वो जो है वो गो विद द फ्लो को ख़त्म करके और टाइड के अगेंस्ट आएंगे। ये जो मैं इससे पहले आपको डिस्कस कर रही थी ना 5 आवर्स, ये जब फुर्सत से एक एक स्टेप मैं एक्सप्लेन कर लूँगी तो कोई भी बंदा इसको अमल कर सकेगा। लेकिन आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। पेरेंट्स खुद पे मेहनत नहीं कर रहे, सबको अपना सेल फोन चाहिए, सबको अपना ब्लैंकेट चाहिए, एसी में भी बैठना और कमरे से बाहर नहीं निकलना है। आप कंफर्ट जोन छोड़ेंगे नहीं तो आप कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। यू आर जस्ट लाइक अ फ्रॉग, तो उनको चेंज नहीं ला सकता, वो बटरफ्लाई नहीं आप बन सकते कभी भी। और सेकंड आवर में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट रीज़न था हमारा यू हैव टू गेट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि अपने आप को कन्विंस कर सके। सेकंड इज़ रिसर्च। अच्छा, ये एक रिसर्च है कि as much as you absorb the things in yourself, whether the environment is positive or negative, as much as you absorb that, आपकी नेचर के अंदर वो चीज़ सरायत कर जाएगी। सही। That will leave an impact on your nature। अब मैं रिसर्च जो है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं मीठे की क्रेविंग छोड़ना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे रिसर्च करनी होगी। पॉडकास्ट सुनूँ, टेड टॉक सुनूँ, रिसर्चर्स की यूट्यूब पे जाऊँ या फिर रिसर्चेस पढ़ूँ, प्रॉपर ऑथर्स की पढ़ूँ और लोगों से बात करूँ जो कि इस नॉलेज से इक्विप्ड है, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कि जब भी मेरे अंदर वो चीज़ आएगी ना कि नहीं चलो आज कर लेती हूँ, इससे क्या हो जाएगा, तो मुझे फ़ौरन याद आ जाएगा तुम्हें याद है वो रिसर्च तुमने पढ़ी थी और याद है वो बंदे से बात की थी, वो न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या कहा था। तो आप अपनी रीज़न को एम्फसाइज करने के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली, बहुत अच्छा पॉइंट। इसके बाद के पॉइंट्स भी आपसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ज़ीशान, अभी जैसे रिसर्च की बात हो रही है, उससे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हमने नौमान से बात की। क्यों आज का नौजवान नहीं चाहता कि वो कुछ नया करे? वो तो कह रहे बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है ठीक है, मैं भी गुजार रहा हूँ, गुजार के बस क्या करना है, अगर कुछ नया करूँगा कौन सा मैंने कोई जो है वो चेंजिंग ले आनी है, कौन सा क़यामत आ जाएगी। बड़े सारे ऐसे जुमले हैं जो कि हम सुनते हैं नौजवानों की जब भी बात करते हैं, बस ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, कौन सी 30 मार खान हो जाऊँगा, कौन सा ये कर लूँगा। ये कहाँ से आ गया हमारे अंदर? क्या हमारी तरबियत में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं? देखें, बहुत सारी चीज़ें इंसान जो है वो माशरे से सीखता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी, क्योंकि आप घर में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, निज़ाम को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, तो आई आस्क्ड हिम कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो ही सेड कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम मैंने फ्लाई पास देखा है, तो जिस तरह से जहाज़ महारत का मुजाहरा करते हैं पायलट, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। अब हैविंग सेड दैट, आप ये देखें कि आप बच्चे के लिए ग्लोरीफाई क्या कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है जिसके पास जहाज़ है वो उस पर महारत दिखाएगा, जिसके पास बाइक है वो उस पर महारत दिखाएगा, और जिसके पास गाड़ी है वो उस पर महारत दिखाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने हीरोज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है, ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक आप कह रही हैं कि कंफर्ट जोन से हम बाहर क्यों नहीं आ पाते, उसकी एक सबसे बड़ी वजह डर है। डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के बिल्कुल 0 मीटर ब्रांड न्यू दिमाग के ऊपर भी पर्दा डाल देती है। आप अपनी सलाहियतों से महरूम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कौन से खौफ, कौन से डर हैं, आप इससे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम नज़्म ज़ब्त की पाबंदी को कैसे अपना सकते हैं और कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम नज़्म ज़ब्त के पाबंद हों, इस अहमियत को उजागर करें। इसमें हमारा अहम किरदार क्या होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको हम ब्रेक पे जाने से पहले उजागर करते हैं और ज़ीशान से बात करते हैं। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और ज़ीशान से ही कहेंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल करें। गुफ्तगू हुई थी ज़ीशान के नौजवान क्यों कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपके मुताबिक उन्हें डर है, वो खौफ में मुब्तला है। मैं चाहूँगी उसी को
कंटिन्यू करें। बिल्कुल, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये खौफ बचपन से हमारे अंदर डाल दिया जाता है और ये खौफ ये है कि अगर आप एक अच्छी चीज़ को छोड़ेंगे तो शायद इससे बेहतर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसी बात है कि एक ज़िशान नासिर इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या पब्लिक स्पीकर इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। ये एक ऐसी मिथ है जो कि सॉल्व हो सकती है सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक चीज़ को समझ जाएं जिसको तवक्कल कहते हैं। जब आप तवक्कल को समझ जाएंगे तो आप बेहतरीन से बेहतर चीज़ को भी छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस फिर यही होता है कि अब सारी ज़िंदगी यही करना है, चाहे आप उतने पैसे एक महीने में बना सकते हो जितने आप सरकारी नौकरी में सारी ज़िंदगी बना रहे हैं। लेकिन चूंकि वो डर हमारे अंदर सरायत कर चुका है, और मैं हमेशा यंगस्टर से कहता भी हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो वाहिद चीज़ आपने अपने साथ नहीं रखनी वो डर है। डर, आप जब डर के कुछ करेंगे आप कभी वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो घर गया। ऐसा भी है, ये भी बड़ा अच्छा है कि जो डर गया वो घर गया। नोमान, क्यों हम डरते हैं? हमारे अंदर यही बात है कि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, और जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो हम उनके अंदर भी यही देखते हैं कि शायद वो हमारे फ्यूचर को लेकर इतना इनसिक्योर होते हैं कि फिर वो अपने फैसले ही इम्पोज कर देते हैं। हमने ये सोचा है हमारा बेटा ये बने और यही बने, उसका कोई और फैसला नहीं है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसके पास रिसोर्सेज क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, हम ये सब नहीं देखते। और फिर अगर वही बच्चा उतना प्रेशराइज उसको हमने कर दिया, इतना बर्डनाइज कर दिया, उस प्रेशर को रिलीज करने के किसी भी रूल को वायलेट करता है, कोई भी ऐसा काम करता है जो कि नज़्म ज़ब्त की पाबंदी से हट के हो, तो यकीनन हम उसी को कसूरवार कहते हैं। उसके बैक एंड पे जो रूट कॉजेज हैं उनको क्यों नहीं ट्रिगर आउट करते? डर समझते हैं, डर है क्या? पेरेंट्स को क्यों डर है कि देखिए, पेरेंट्स भी खौफज़दा हैं, वही खौफ आगे बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। खौफ क्यों है? खौफ क्या होता है? खौफ ये होता है कि मुझे अगर इस रूम में अंदर आना है और कहना है कि मुझे कहा जाए कि अंदर पता नहीं क्या है, ठीक है, अंदर अंधेरा होगा, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है, तुम जाओ जाके एक्सपीरियंस करो। अब मेरे लिए अनसर्टेनिटी है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि मैं खौफज़दा हो जाऊंगा, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, बिकॉज मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अंदर क्या है। ठीक, जो ही मैं अंदर आऊँगा मैं देखूंगा, सर्टेनिटी आएगी और नेक्स्ट टाइम मुझे डर नहीं लगेगा, बिकॉज नाउ आई नो के अंदर क्या है। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लाइफ जो है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट के आगे क्या होने वाला है। इट इज़ ऑल अनसर्टेनिटी। ये पता नहीं मज़े की बात है या नहीं मज़े की बात, कि अनसर्टेनिटी, और उससे कहीं ना कहीं खौफ जन्म लेता है। अगेन जिम रॉन को कोट करूँगा, ही सेज के लाइफ इज सो रिस्की दैट यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट अ लाइफ। ये तो इतनी रिस्की है कि तुम इससे जिंदा ही नहीं कर सकते, तो तुम्हें डर किस बात का? तुम क्यों रिस्क लेने से डरते हो? गो इनटू द अनसर्टेनिटी एंड एंजॉय इट। सो पेरेंट्स भी चूँकि वो उनकी अपनी कुछ चीज़ें अचीव नहीं हुई होती, कुछ ख्वाब पूरे नहीं हुए होते, तो वो चाहते हैं कि शायद जो हमारे साथ हुआ है हमारे बच्चों के साथ ना हो। सो वो शायद आउट ऑफ लव उनको इतना बाउंड कर देते हैं, इतना उनमें खौफ इंस्टिल कर देते हैं कि शायद अच्छाई की बजाय उनके साथ बुराई हो जाती है। ऐसे ही। और कहीं ना कहीं बच्चे भी बाद में अपने पेरेंट्स को कोस रहे होते हैं, और वही पेरेंट्स कामयाब हैं जो बच्चों को कहते हैं कि जाओ, गो लिव योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट, वी विल सपोर्ट यू इन दैट। इमेजिन अगर हर बाप या हर माँ इस तरह से कहना शुरू करते कि तुम्हारा जो भी शौक है तुम वो करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अब मुझे बीइंग अ चाइल्ड इतना बड़ा वो बैकअप मिल गया मेरे पेरेंट्स का, अब तो मेरे लिए जो अनसर्टेनिटी है उससे भी खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि माय पेरेंट्स आर विद मी। अब पेरेंट्स भी ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मैं खुद भी अनसर्टेन हूँ, तो मेरे तो पर फ़ौरन से कट गए। ऐसे ही फिर मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन रूल्स तोड़ के करूँगा, ड्रग एडिक्शन में जाऊँगा, या मैं हर वो गलत काम करूँगा जो मुझे रियलिटी से बाहर निकाले। सही। अब ड्रग्स में क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू लीव दिस रियलिटी, बिकॉज दिस डज नॉट रेजोनेट विद माई सोल। मुझे मज़ा नहीं आया। सो दैट्स वाई फिर हमारा जो यंग बच्चा है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में निकल। बिल्कुल, शायद यही वो वजह है कि आज के बच्चे के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ही यही है कि वो कोई रूल ब्रेक करे, वो कोई रूल वायलेट करे, और फिर उसके बाद जब वो देखे कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो शायद उसको लगता है कि यही उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ऐसा क्यों होता है? इसको हम ज़िशान से भी डिस्कस करेंगे, महरीन से भी करेंगे। महरीन, ज़रा वो उन्हीं एस्पेक्ट्स की जानिब आते हैं कि जिनकी पाबंदी करके हम जो है वो नज़्म ज़ब्त को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग भी हो गया, रिसर्च भी हो गया, अब तीसरा एस्पेक्ट क्या है? जी बिल्कुल, एक नुमान साहब की बात मुझे बहुत पसंद आई। मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने माशाल्लाह ओवरऑल जितना भी इशू है एक बात के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कि पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ या पेरेंट्स का डर और वो जो अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं छोड़ देते, उस चीज़ की वजह से ये बहुत से बिगाड़ हमारे माशरे में है। तो असल रूट पेरेंटिंग ही है, गलत पेरेंटिंग है। तो मुझे बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा सुन के।
और वाकई ही ऐसा ही है कि सिर्फ आपके वो इंतशार जो आपके अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि सोल जो अल्लाह पाक ने फितरत बनाई वो नेकी पर है, और हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने कहा है कि जाओ और तहकीक करो, सर्च करो, दुनिया देखो। हमारे दीन में इस चीज़ का हुक्म दिया है कि नहीं डरो और सर्च करो दुनिया, मतलब नए सियारे देखो, नई जगह देखो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो हमें डरना नहीं चाहिए और पेरेंट्स को वाकई सपोर्ट देनी चाहिए, और तभी बच्चे एक्सेल करेंगे लाइफ में, यकीनन करेंगे। थर्ड आर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, इट्स रेपिटेशन। ये बहुत ट्रू बात है कि जो चीज़ जितनी दफ़ा आप दोहराते हो या जिस साइकिल से आप जितनी दफ़ा गुजरते हो वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। ठीक, जैसे कि मतलब मैंने आपसे कहा, ये सिर्फ एक मीठे की एक एग्जांपल दे रही हूँ। सही। इस प्रोसेस से आप कुछ भी लाइफ में अपनी चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप यू वांट टू लीव, इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ गुड हैबिट, अ गुड ईटिंग हैबिट, अ हेल्दी वॉक हैबिट और ऑर्गेनाइजेशनल, एनी हैबिट यू कैन अचीव फ्रॉम दैट प्रोसेस। रेपिटेशन आपको अपने आप को बार बार बावर कराना है कि जो रीज़न मैंने सोची थी और जो रिसर्च मैंने की थी उससे मैं अब गुजर रही हूँ कि नहीं, आज मैं उठी हूँ क्या, आज का डे, मतलब सिर्फ आपके डे में प्रायोरिटी आपके उस गोल की होनी चाहिए। आपको अपने माइंड में उस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर देना है कि आई हैव टू कट ऑफ माई स्वीट हैबिट, और मुझे उसको रिपीट करना है कि क्या आज मैंने उसको अचीव किया मेरे डे में। ये एक डे की, मतलब टेक बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम, और देखिए एक डे को आपने कैसे गुजारा। यू हैव टू रिपीट दैट सर्कल इन योर डे टू सी कि योर रीजन एंड योर रिसर्च इज वर्किंग वेल एंड यू आर अकॉम्प्लिशिंग दैट। रिसर्च के मुताबिक इट्स नॉट मतलब कंफर्म रिसर्च, बट एक इंसान को अपनी हैबिट या अपने अंदर एक नया चेंज लाने के लिए ऑलमोस्ट 2 months और 66 डेज का टाइम लगता है। ठीक, तो आपको ये प्रोसेस सब्र से गुजारना, और लाइफ में जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, सब्र नहीं है और आप में पेशेंस नहीं है, यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग। और सबसे बड़ी चीज़ जो ज़िशान साहब ने भी बोली कि तवक्कल। इफ़ यू डोंट बिलीव कि आपका अल्लाह पाक पे यकीन नहीं है कि मैं ये कर लूँगा या मैं अल्लाह पाक का साथ मेरे साथ है और अल्लाह पाक के बाद मेरे माँ बाप का साथ मेरे साथ है, मेरा ख्याल है एक इंसान ना कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ये दो चीज़ें अगर उसके दिमाग में हो तो। बड़ी अच्छी बात आपने की। बाकी 2 और भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। जी, रेपिटेशन के बाद हमारे पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अगर मैंने कहा मैं स्वीट कट कर रही हूँ या अगर मैं साइकिलिंग की हैबिट बनाना चाहती हूँ, तो मैं अपने अलावा और 5 लोग ऐसे ढूंढ लूँगी जो ये सेम हैबिट को फॉलो करना चाहते हैं। तो जब हम 5 लोग हो जाएंगे तो एक बंदा अगर डाउन हो भी रहा होगा तो 5 लोगों की कमिटमेंट और मोटिवेशन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आएगी कि अब मेरी वजह से वो डाउन ना हो। जैसे स्वीट की मैंने बात की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह है कि मैं जब स्टोर पे जाऊँ तो मैं कोई मीठी चीज़ गलती से भी अपने घर ना लाऊं। मुझे पता हो कि दिस इज़ माई ट्रिगर पॉइंट, या रिलेशनशिप्स में आप कह लें कि यू नो कि दिस इज़ योर ट्रिगर पॉइंट, तो यू हैव टू डिलीट दैट नंबर फ्रॉम योर फ़ोन। और रिलेशनशिप्स में बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करना। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी कमिटमेंट की, ताकि आपका जो मॉक माइंड है या आपका जो इंटेलिजेंट माइंड है वो एक्टिव हो सके और वो रीजनिंग कर सके आपके साथ। अदरवाइज अ सिंपल ह्यूमन ब्रेन फॉर मी इज अ मंकी ब्रेन। वो रीजन ये करते हैं भाई तुमने वो चीज़ देखी, तुमने उसको टच कर लिया, तुमने उसको सेंस कर लिया, बस अब उसको खा लो क्योंकि तुम्हें याद है लास्ट टाइम बड़ा मजा आया था। तो वो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो हमें फौरन वो एक्शन करवा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब हमारे पास ये 5 रीजंस होंगी, हम अपने माइंड के साथ रीजनिंग करेंगे तो हमारा मंकी माइंड जल्दी एक्टिव नहीं होगा। है वो बहुत कुछ कर सकेंगे। एक आ रह गया, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है, इसको हम डिस्कस करें। जबकि अब हम अपने बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की जानिब और उसमें ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। इसको भी हमने साथ साथ फॉलो करना है, इसकी अहमियत को भी उजागर करना है और ये जानना है कि तंजीमी तर्ज़ अमल को अपना किस तरह से सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा हैं हमें वहाँ भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। कुछ तो हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं और कुछ हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं जिनको
जिनको हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके हवाले से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इन डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, इसकी क्या ज़रूरत है, इस ज़रूरत को पूरा करने में हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें नुमान आबिद है, महरीन तारिक और जीशान नासिर है, जिनसे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को और जीशान से बात करेंगे। जीशान, आपकी नज़र में आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको भी अगर पहले के साथ रिलेट करें तो यकीनन बहुत ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिस्कस करें, उसकी अहमियत को उजागर करें। आपकी नज़र में इसकी अहमियत क्या है? बहुत ज़्यादा अहमियत है, बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक एक सिंगल सेंटेंस में मैं जो अपनी पिछला टॉपिक है उसको कंक्लूड करूँगा। जितने भी यंगस्टर्स अभी देख रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आप खुद हैं। हमने डिस्कस भी किया कि पेरेंट्स नहीं करने देते, लोग नहीं करने देते। बिल गेट्स ने बहुत खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा है कि इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। सो आप खुद जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले तो ये विक्टिमाइजेशन का शिकार होना छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर अब यंगस्टर्स कहते हैं कि हमें इन्होंने नहीं करने दिया, उन्होंने नहीं करने दिया। तो आपकी एक अपनी ज़िंदगी है, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज करते तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तरीक़ेकार है कि आप किस तरह से चेंज, ऑब्वियसली आप एक पॉजिटिव वे में करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो कोई उसका कसूरवार नहीं है, उसका कसूरवार आप खुद होंगे। That's it. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जब टीम वर्क होता है, अगर वो मुनज़्ज़म नहीं है, उसमें टीम में अगर एक आदमी भी ऐसा है जो कि पूरे टीम वर्क को ख़राब कर रहा है, तो वो पूरा प्रोजेक्ट आपका ख़राब हो सकता है। यकीनन हो सकता है। अब आप करेंगे क्या? उसमें जो लीडर है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ चूँकि थोड़ा सा रवाज, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ लीडर कहा उसको जाता है जो टीम पहले पहुँच जाए वो आधा घंटा बाद आए, फिर उसके बाद उसके साथ 2-3 उसके सूट उठाने वाले हों और ड्राइवर उनके साथ हो। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, आसाइशें हैं, आप डिज़र्व करते हैं अगर आपने मेहनत की है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतर जाते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि टीम मेंबर को बाद में जाना चाहिए, लीडर को पहले ग्राउंड में उतरना चाहिए। अगर आप एक दीवार बना रहे हैं तो दूसरी तीसरी ईंट पहले किसी और को लगानी चाहिए, जो पहली ईंट है वो लीडर को खुद जाकर लगानी चाहिए। इसी तरह नज़्म ज़ब्त अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहते हैं तो अगर आप खुद टाइम पर आएंगे, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे, वो खुद करके दिखाया करते थे। इसी तरह अगर हम और नीचे आ जाते हैं तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना, वो करके दिखाया करते थे। तो इसी तरह जो भी लीडर गुजरे हैं, मैंने जितने भी लीडर्स को पढ़ा है, उन सब में एक चीज़ मुश्तरका थी, वो ये थी कि वो खुद एक चीज़ को किया करते थे, कहते कम थे, करते ज़्यादा थे उसको। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम उसी तरह से नहीं फॉलो कर पा रहे वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे लिए बनाए गए हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें जहाँ पे अथॉरिटेटिव हेड्स हैं, उनका काम सिर्फ ऑर्डर देना, तनकीद करना और लान तान करना है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। ये बिहेवियर किसने सिखाया हमें? ये बिहेवियर एक्चुअली हमारी मुनाफिकत ने हमें सिखाया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मंजर आम पर तब लेकर आते हैं जो गलत हो रही होती हैं जब वो हमारे लिए गलत हो रही होती हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सच बोलने की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप उससे पहले वो सच बोलें तो वो सच होगा, अगर उसके बाद बोलेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी है। अमूमन हमारे यहाँ अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, एक बहुत ही गलत चीज़, एक फैक्ट है, होती है हमारे माशरे में, जिसको हरासमेंट कहते हैं। बहुत सारे हरासमेंट के केसेस तब मंजर आम पर आते हैं जब एक इंसान को पता चल चुका होता है कि यार अब मेरे पास कोई और वे आउट नहीं है, तो मुझे अब मियाद ख़त्म हो चुकी है, तो फिर वो मंजर आम पर आते हैं। तो सबसे पहला तो अपने अंदर आप एक पैरामीटर सेट करें कि आपने गलत चीज़ को नहीं बर्दाश्त करना, चाहे वो अभी आपके लिए सही भी है। सम टाइम वो गलत चीज़ फॉर द टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही होती है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि जो आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या वो आपके लिए ठीक है। अगर वो सिर्फ आपके लिए ठीक है फिर तो जाहिर है वो आपको लेटर रन में नुकसान देगा, और अगर वो वाकई हकीकत है तो फिर जहां आप गलत चीज़ होते देखें वहीं पे उसको स्नब करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। नुमान, हमें क्यों नहीं ट्रेन किया जाता, क्यों नहीं हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब हिस्सा बन रहे हैं तो वहाँ पर हमने किस तरह से ख़ुद को जो है वो अपना लोहा भी मनवाना है, ख़ुद को जो है ट्रीट भी करना है, और दूसरों के साथ जब हम डील करें, दूसरों के साथ जब हमारी बातचीत चल रही है, जब हम एज ए टीम वर्क काम करें, एज ए टीम मेंबर हम काम करें, तो फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम तो कहते हैं हमारा तो मिजाज ही ऐसे है, हमारे तो रवैये ऐसे हैं, हम तो शुरू से ऐसे हैं। ये चीज़ क्यों, हम इस पर क्यों ब्लेम गेम्स का हिस्सा करते बनते हैं? कैरल ड्वेक एक खातून है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साइकोलॉजी की। उन्होंने एक रिसर्च की है माइंडसेट, जिसने माइंड साइंसेज में बड़ा एक तहलका मचाया। और प्रॉब्ली यू हैव हर्ड इट अबाउट अर्लियर के एक ग्रोथ मेंटालिटी होती है, एक फिक्स मेंटालिटी होती है। बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो ग्रोथ मेंटालिटी है वो ये कहती है कि आई कैन लर्न एनीथिंग, आई कैन चेंज माई सेल्फ थ्रू हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस।
फिक्स मेंटालिटी ये कहती है कि मेरे पे पहले से ठप्पा लगा हुआ है, आई एम शाय, मैं तो हूँ ही ऐसा, या कि मैं तो हूँ ही ऐसा, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। ये सारा कुछ मुझे जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे साथ ही मिला था मुझे, कि मैं, हमारे तो बड़े ही ऐसे चलते हुए, हमारे तो बड़े ही ऐसे चलते आ रहे हैं, ये तो हमारी रवायतें हैं, ये तो हमारे ट्रेडिशंस हैं, कि मेरे पास फ्लेक्सिबल होने का रूम नहीं है, आई कैन नॉट चेंज। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो सेट कल्चर है। एक बड़ी नामवर इदारा है जिसके पास हम गए, हमारा टोस्ट मास्टर का एक इनिशिएटिव है, मैं प्रेसिडेंट भी था इस्लामाबाद चैप्टर का। तो हम उस इदारे में गए, हमने कहा कि आप इन हाउस टोस्ट मास्टर क्लब खोल लें। तो वो काफ़ी सीनियर लोग थे, उन्होंने हमारी तरफ पहले देखा और उन्होंने कहा कि भाई हम बड़े ट्रेडिशनल इदारा हैं और हम यंगस्टर्स आके हमें सिखाएंगे कि हमने क्या करना। हमने कहा हमने आपको सिखाना नहीं है, हम आपको बस कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प कर देंगे इस्टेब्लिश करने में। ठीक। सो अनफॉर्चुनेटली एक ये जो सेट मेंटालिटी है कि हमें पता है ऑलरेडी, हमें लोगों को कि उनका प्रायोरिटी क्या है कि ऑपरेशंस, क्योंकि ऑपरेशंस कमाऊ पूत होता है ना, वो पैसे लेके आता है इदारे के अंदर। सो देयर ऑल फोकसेस के ऑपरेशंस चलने चाहिए, कारखाने चलने चाहिए, पैसे आने चाहिए, रेवेन्यू स्ट्रीम चलना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करके हमने क्या करना। अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि अगर मैंने इसको ट्रेन कर दिया नुमान को, तो ये तो हम मुझे छोड़ के किसी और के पास कहीं और चला जाएगा। सो इसको क्यों मैं एम्पावर करूँ? सो वी डोंट गिव आवर एम्प्लॉयज़ दैट स्पेस। अब देखें जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये एक विशियस सर्कल है कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों का बिहेवियर बनाती है और लोगों का बिहेवियर इदारे का बिहेवियर बनाता है। डेफिनेटली। सो ये इट इज़ अ विशियस सर्कल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑपरेशन से इदारे बनते हैं और लोग सिर्फ वहाँ पे आके काम करने, लोग एसेट नहीं है बल्कि एक्सपेंस हैं, एम्प्लॉइज़ कि वो हमारा एक्सपेंस है, हमने उनकी सैलरियाँ निकालनी। सो इफ़ यू ट्रीट देम लाइक एन एक्सपेंस, तो जो कल्चर है वो भी फिर ऐसे ही होगा। फिर हम आएंगे कहेंगे ठीक है, अगर मुझे ये समझते हैं कि मैं एक्सपेंस हूँ तो मैं फिर यहाँ पे आके अपना एक्सपेंसिव बन के दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ जितने मुझे मिल रहे हैं मैंने उतना काम करना, उससे ज़्यादा मैंने काम नहीं करना। सो लोगों की भी यही मेंटालिटी हो, बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है लीडरशिप से नीचे तक। बट इफ़ यू टेक देम एज इंडिविजुअल्स, एज एसेट्स, यू बिल्ड देम, तो डेफिनेटली उनकी भी लॉयल्टी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, और वो बहुत सारे काम वॉलंटरीली भी करना पसंद करेंगे कि हमें इस इदारे ने बनाया है और इस इदारे को हमने क्या देना है, इसकी ग्रूमिंग में किस तरह से हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर को डेवलप करती हैं, जिनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, हम किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को चेंज करें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अपने तीनों मेहमानों से बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदी। तंजीमी तर्ज अमल की अहमियत और ज़रूरत को हम आज डिस्कस करें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जा सकती है और इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करना कितना ज़रूरी है, हम इस ज़रूरत में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसी पर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। महरीन से बात करेंगे। महरीन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम दो हेड्स को देखते हैं, एक अथॉरिटेटिव हेड है, एक हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं। इनका जो रिलेशनशिप है, इनकी जो बॉन्डिंग है, इनकी जो केमिस्ट्री है, उसको जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहीं पे आते हैं। सबऑर्डिनेट है तो उसे अपने जो भी उसका हेड है, जो भी उसका बॉस है, जो भी उसका इमीडिएट अथॉरिटेटिव हेड है, उससे शिकायतें होती हैं, ये मुझे अप्रेज़ नहीं करता, यहाँ पे तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मुझे कभी जो है वो कोई अच्छी बात नहीं सुनने को मिलेगी, कोई मेरी तारीफ़ नहीं करेगा, कोई मुझे मोटिवेट नहीं करेगा, कहीं पर भी इंकरेजमेंट फैक्टर नहीं है। जबकि अथॉरिटेटिव हेड्स जो हैं वो कहते हैं हमारी मजबूरी है कि अगर हम इस तरह से सख्ती नहीं करेंगे और हर वक्त जो है वो अथॉरिटी का अपने वो ढोंस नहीं जमाएंगे, तब तक शायद हमारे सबऑर्डिनेट्स उस तरह से काम नहीं करेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है और क्या ये ख़त्म हो सकते हैं आपकी नज़र में? हुमा, जिस तरह के नुमान साहब ने बात की कि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाएं वहाँ पे सेट कल्चर है, वहाँ पर कतन ये कल्चर नहीं है कि एक ही फ्लोर पे सब बैठे हुए हैं और आपका कम्युनिकेशन लूप बिल्कुल अच्छे से आपका वो डेवलप है, कम्युनिकेशन कोई हर्डल्स नहीं है और आप अपने हेड से हर बात कर पा रहे हैं। फॉर मी, मतलब मैंने अभी तक मेरा 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्पेशली, और बाकी भी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मेरा एजुकेशन में भी जाना हुआ है। अफसोस की बात है, एक ही इश्यूज़ मुझे नज़र आते हैं और वो ये हैं कि
आपने बहुत ज़्यादा फ़र्क कायम कर दिया है। हेड्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक अपने आप को एक शीशे के कमरे में बंद करके बैठे हैं, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आपने फ्लोर पे बिठाया और उनको बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह आप कर रहे हैं। और हमारे दीन में भी है कि जो चीज़ आप मोहब्बत और नरमी से करवा सकते हैं वो आप धौंस से नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गलत बिहेवियर्स की वजह से हमारे माशरे में, क्योंकि जाहिर है वो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो किसी के हस्बैंड भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, वो एक माशरे का मेंबर भी हैं। तो जब वहाँ पर एक चीज़ उनके अंदर फीड कर दी जाती है तो वो हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है कि जहाँ उनके पास अथॉरिटी होती है वो उस तरह से फिर बिहेव करते हैं। बिल्कुल, अल्टीमेटली वो हमारी कंट्री की थॉट बन जाती है और हमारे मुल्क के बारे में एक आम तासुर कायम हो जाता है और फिर सारी दुनिया में वही जाना जाता है। तो असल में बहुत ज़रूरत है आपको कम्युनिकेशन एक वे बनाना है जिससे आप बात कर सको, और क्रिएटिविटी को और वर्क जो आप अगला कोई अपना वॉलंटियरली वर्क या स्पेशल कोई अच्छा एक्ट परफॉर्म करते हैं, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। मैं आपको अपने एक ऑफिस की एग्जांपल दूंगी विच आई मिस अ लॉट। 7 टेक्नोलॉजी हमारा ऑफिस है और हमारे सब हेड्स भी एक ही फ्लोर पे बैठते हैं, और इस तरह का हमारा कल्चर है। इकट्ठे हम लोग लंच करते हैं और कोई भी बात करनी है, हम सिंपली हेड के साथ एक सीट पड़ी होती है, हम जा रहे हैं और बात करें कि सर ये बात है। और जब भी हम कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे मेरे एक प्रोजेक्ट में बहुत क्रिएटिविटी थी तो उसके लिए स्पेशल उन्होंने इवेंट किया और चॉकलेट्स दी और हमें अप्रिशिएट किया। सिर्फ फ्लोर पे सब खड़े होकर क्लैप भी कर देना तो अगला बंदा आसमान पे होता है, ओह माय गॉड, इतनी अप्रिसिएशन मिल गई है। और अप्रिसिएशन आपसे वो सब कुछ करवा सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते आपके अंदर वो क्रिएटिविटी थी। यकीनन ऐसे ही। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि सेट कल्चर है, वो पसंद नहीं करते कि हमारे से ऊपर कोई आए। जैसे आप जानती होंगी सिंध और अंदर करके जो गांव एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये सेठ लोग, ये जो ज़मींदार लोग हैं, ये नहीं चाहते कि नीचे जो हमारे किसान के बच्चे हैं या वो दूसरे गरीब बच्चे वो पढ़ें। क्यों? कि उनमें शऊर आ जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा ये काम किस तरह से होता है, वो हमारे से ऊपर आ जाएंगे, हमारे मुकाबले पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ ओवरऑल एक हमारी ये सोसाइटी का है, एक ट्रेंड है या कह लें एक माइंड सेट है, और ये माइंड सेट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम सबको बराबर एफर्ट करनी है। ह्यूमन फोर्स और जो हमारा HR कह लें कि आप जितना भी हमारा कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स देनी चाहिए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, यहाँ ये एथिकल कल्चर है, यहाँ ये वर्किंग कल्चर है, यहाँ ये होता है। और जो बंदा नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, जो बंदा माहौल को स्पॉइल करेगा, वो ये फिर हम कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको इस तरह वार्निंग जाएगी ये वो। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस आप आते हैं और फिर गधों की तरह शुरू हो जाते हैं, पता भी नहीं होता, इवन काम भी प्रॉपर लोगों को नहीं करना आता। पर ट्रेनिंग का कोई कल्चर नहीं हमारे मुल्क में, किसी भी चीज़ में ट्रेनिंग हो ही नहीं। क्यों नहीं होती, इस पर भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़ीशान, एक और जानिब में इशारा करना चाहूँगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लें, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ग्रुप्स, पॉकेट्स और लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। और फिर कोई नया इंसान जब आता है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती, उसको आने नहीं दिया जाता, उससे एक्सेल करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि पहले से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप उनका हिस्सा बने या फिर कुछ नया लेकर आएँ, कुछ नया जो है वो करने की सोच भी अगर आपकी है तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? अच्छा हुमा, ऐसा इसलिए है कि अभी हम बहुत सारी बातें जो है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम दुनिया से कनेक्ट हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनके स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर समझने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर जो कह लीजिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो कंपनीज़ हैं, उसमें रादर देन कि आप ट्रेनिंग करवाएं स्किल की या कम्युनिकेशन की, वहाँ पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए रिलेशनशिप कोचिंग की। उसकी रीज़न ये है कि दे ऑलवेज से कि लव योर जॉब बट डोंट लव योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप लविंग यू। सेम गोज फॉर द बॉस, लव द स्किल ऑफ योर एम्प्लॉय, डोंट लव द एम्प्लॉय। सही। सो पॉइंट हमारे यहाँ ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्किल से हट कर फैसले करते हैं। ऐसे ही जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपका इसके हटकर कोई काम नहीं है कि आप जाएं, जो आपकी सर्विसेज हैं वो उनको दें और तनख्वाह लें, दैट्स इट। इसके आगे और पीछे कुछ नहीं है। अब इसके आगे और पीछे जो होता है फिर वो लॉबीज बनती हैं, नए आने वाले लोगों को मौका नहीं दिया जाता या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, वो जो लॉबी में फिट नहीं बैठता। जैसे अभी नुमान कह रहे थे ना कि ये बच्चे उठ के हमें सिखाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। बट हैविंग सेड दैट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें बैक इन 2015 एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 3-4 लोगों को नामों को रिकमेंड किया गया,
लकीली जो कुरा है वो मेरे नाम निकला। जब मैं वहाँ पर गया तो जो बेसिक मुझे उन्होंने टास्क दिया वो ये दिया कि हम पिछले 4 सालों से अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाए हैं, तो आपने जो सबसे बेसिक काम ये करना है जिसके लिए आपको लाया गया है वो ये है कि आपने डेडलाइंस को मीट करवाना है। आप यकीन जाने मैंने सिर्फ एक काम किया, सिर्फ एक काम, और उसके बाद हम कभी जो है वो लेट नहीं हुए। वो काम ये था, मैंने कहा कि जो ओवर टाइम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, किसी भी एम्प्लॉय को ओवर टाइम नहीं मिलेगा। आप यकीन जाने वही काम जो 9-9 घंटे बैठ के किया जाता था वो 4 घंटों में होने लग गया। तो द पॉइंट इज़ कि जब आप एक टॉप पोजीशन पे होते हैं एज बॉस या एज मैनेजर, तो एज बॉस आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना है, आपको एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी होना है, आपको एक अच्छा इंसान तो खैर बार के हर सूरत में ही होना है। सही। सो द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक ओवर हेयर इज़ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप स्किल्स के ऊपर फैसले करें। हमारे यहाँ स्किल्स के ऊपर फैसले नहीं होते बदकिस्मती से। सही। दिस इज़ द पॉइंट। और क्यों नहीं होते उसकी जानिब में आना चाहूँगी। नुमान, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा देखने में आता है। अगर आप मेरे मंजूर नज़र हैं तो आपकी 10 गलतियाँ माफ़, लेकिन अगर आप मेरे मंजूर नज़र नहीं हैं तो आपका एक छोटा सा पॉइंट भी आपको जॉब से खाली हाथ जो है वो घर लौटाने के उसमें आ जाएगा कि बस अब आपका यही कसूर है कि आप मेरे मंजूर नज़र नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी शायद मुख्तलिफ बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी के दौरान ही स्टार्टेड वर्किंग इन दूसरे साल में, मेरे जितने भी पीयर्स थे उन सारों का एक परसेप्शन था मार्केट के बारे में। वो परसेप्शन ये था कि यार मार्केट में जाओगे ना तो फेवरेटिज्म होता है, सारे बुरे हैं, इदारे बुरे हैं, वहाँ पे कोई स्किल मैटर नहीं करता, और यू कैन नॉट एक्सेल अनलेस यू हैव सम रेफरेंस, या तुम्हारे पास कोई लैडर है जिसको पकड़ के तुम ऊपर चढ़ सकते हो, और कोई रास्ता ही नहीं। फॉर्चुनेटली मेरा कुछ सर्कल इस तरह का था, कुछ बड़े लोगों का, जिन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि अगर तुम्हारे पास स्किल है दुनिया की, क्योंकि कुछ होते हैं जो कुदरत के कानून होते हैं कि अगर तुमने सेब का बीज बोया तो उसमें से सेब का पौधा ही निकलेगा, जो मर्जी हो जाए, उसमें से आम नहीं निकल सकता। एक कानून है कुदरत का। उसी तरह से एक कानून ये है कि अगर तुम्हारे पास स्किल है, तुम जाके पहाड़ों में भी छुप जाओ ना, गार में जाके, वहाँ पे भी लोग तुम्हें निकाल के तुम्हें उस स्किल को इस्तेमाल करेंगे और उसके एवज तुम्हें जो भी मुआवजा है वो देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आई एम अ स्किलफुल पर्सन और मुझे प्रोग्रेस। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं आप ही से डिस्कशन और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद हमारे आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन, जिसमें हमेशा की तरह हम कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। ब्रेक पे जाने से पहले नौमान से बात हुई थी, नौमान उसी बात को कंटिन्यू करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमारा जो परसेप्शन है कि फेवरेटिज्म होता है, इस तरह से होता है, लॉबीज होती हैं, होता होगा, मैं रियलिटी को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑन द सेम हैंड अगर तुम्हारे पास, देखें आप इस बात को समझें कि मैं अगर लीडर हूँ, मैं इदारे पर बैठा हुआ हूँ, मैं HR वाला हूँ, मैंने रिक्रूट करने 3 बंदे, क्या मैं XYZ को रिक्रूट करूंगा जो मेरे चाचे का बेटा है, ही डजंट नो हाउ टू वर्क, क्योंकि मेरी तो अपनी इज्जत भी स्टेक पे है ना, मेरे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो पूछेगा नुमान साहब आपने XYZ को हायर किया है, ये तो इसको तो परफॉर्म ही नहीं करना आता, हम क्यों इसको पे दे रहे हैं। 1 महीने तक वो बंदा सस्टेन करेगा, 2 महीने तक करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा अगर उसके पास स्किल नहीं है। ऑन द अदर साइड नुमान के पास स्किल है या जेड के पास स्किल है, डेफिनेटली वो जहाँ पे इदारे ढूंढ रहे हैं हुमा लोग, किस स्किलफुल लोग हमें मिले, वी आर लुकिंग फॉर पीपल के जो काबिल हों, लेकिन काबिल लोग मिलते नहीं हैं। उनसे जाके पूछें, वो कहते हैं मार्केट में फेवरेटिज्म है, ये है फलाना डी है, बिकॉज़ ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म हो सकता है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे खत्म होगा कि ये एक एक्सक्यूज बनाया हुआ लोगों ने, इस सबको भूल जाएं, बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और अपनी स्किल के ऊपर काम करें। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फॉरगेट अबाउट द मार्केट एंड लर्न हाउ टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। सो उस पे जब फोकस करोगे, मेरा ये मानना है, मेरा ये अकीदा है कि आपको उसके एवज, उस स्किल के एवज दुनिया रिगार्ड करेगी, बिल्कुल करेगी। बड़ी अच्छी आपने बात की। महरीन, आप क्या इसमें जो है वो सजेस्ट करेंगे? एक तो वो एक आर रहता है, उसको भी डिफाइन कर दीजिए और साथ ही सजेशंस भी दे दीजिए। बिल्कुल हुमा, इन्होंने बहुत ही जामिया बात कर दी कि हमारा ये एक एक्सक्यूज़ बन गया हुआ है, हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते और हम समझते हैं कि बस जो हम जाएंगे और हम किसी का कनेक्शन होगा तो ही एक्सेल करेंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने बाहर काम करना शुरू नहीं भी किया था
तभी मैंने करियर काउंसलिंग ट्रेनिंग ली थी गूगल से, और उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। क्योंकि मैं IT पर्सन हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर प्रोजेक्ट्स उठाए और मैं घर बैठे तब स्टूडेंट लाइफ में अर्न कर रही थी। मुझे देख के बहुत सी फ्रेंड्स ने सीखने की कोशिश की, भाई हम सीखते हैं, और जैसे ही मैंने सिखाने लगती थी वो कहते थे हमें तो लग रहा था बस तुम लैपटॉप पे कुछ करती हो, इतना बोरिंग काम कर रही हो या इतना टफ है ये। तो मतलब लोगों के अंदर ये चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो सीखना नहीं चाहते। कमी यही है कि ट्रेनिंग नहीं है। हमारे टीचर्स हैं वो बुक्स तो पढ़ा लेते हैं पर करियर काउंसलिंग नहीं करते। और ये चीज़ पेरेंटिंग में भी है कि पेरेंट्स बच्चों को ये नहीं सिखाते बेटा व्हाट अ करियर इज़। इट्स नॉट कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में शीशे के कमरों में जाएंगे बैठेंगे तो फिर है। इफ़ यू आर एक्सेलिंग, इफ़ यू आर अचीविंग एंड इफ़ यू कैन डेवलप अ स्किल, आजकल हर बंदा स्किल डेवलप कर सकता है, पर वही चीज़ के कंफर्ट जोन से किसने निकलना और मेहनत किसने करनी है। और आर कंप्लीट करती हूँ, रिपीट सारे कर देती हूँ कि फर्स्ट वाज रीजन, टू गेट अ रीजन, second was research, third was repetition, and the fourth was responsibility, and the fifth and last one जो मेरे लिए सबसे फेवरेट है is reward। अच्छा, अपने आप को रिवॉर्ड देना है। टू सेल्फ टॉक, टॉक टू योर सेल्फ कि सी महरीन हाउ फार यू हैव कम, तुमने कितनी मेहनत की है, नाउ यू हैव अचीव्ड कि 1 month हो गया और तुम इस चीज़ पर कायम हो और तुमने ये अचीव किया, तुम किसी रिलेशनशिप से दूर हो या कुछ अच्छा अचीव किया, फैमिली कल्चर को बेहतर कर रही हो, बच्चे की पेरेंटिंग में कोई आपने नई हैबिट, जो भी आप अपने हैबिट को पकड़ रहे हो, आप अपने से बात करो। दिन में उठ के ये हैबिट ज़रूर रखें, हर बंदा रखे, चाहे वो किसी हैबिट को कर रहा है या नहीं कर रहा। सी इन द मिरर और टॉक टू योरसेल्फ के हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यू आर सो स्ट्रांग, नोबडी कैन लेट यू डाउन अंटिल यू लेट योरसेल्फ डाउन, और सी हाउ फार यू हैव कम, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तुम आ गई हो, और इंशाल्लाह तुम आगे भी बहुत कुछ करोगी। और लीडर बने, लीडर होता है रोल मॉडल बनना, लीडर होता है कि लेजेंड होता है वो। आप अपने अमल से एक लीडर बनते हैं, तभी आपकी लेगेसी बनती है। बिल्कुल होती है। बड़ी अच्छी जबरदस्त आपने बात की, लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। लीडर कैसे बन सकते हैं ज़ीशान? सजेशंस इसी पे बेस कर दें। अच्छा हुमा, बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें सुनने की हद तक बहुत अच्छी हैं और हमें पॉजिटिव बोलना भी चाहिए, अल्लाह का ये फरमान भी है, कुरान में भी है कि लोगों से अच्छी बात कहो। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। मेरिट का कत्लेआम किस तरह से होता है, किस तरह से चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, दैट इज़ अनदर स्टोरी। बट द पॉइंट इज़, एक शायर है बहुत खूबसूरत, उन्होंने लिखा है कि तू जौहरी है तो पहचान मुझको, मेरी शोहरत का इंतज़ार ना कर। अगर आपके पास टैलेंट है, मौका तो आपको मिलेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आप अगर एक शख्स को जब वो बिल्कुल तैयार है 22-23 साल की उम्र में परफॉर्म करने के लिए, और अगर वो नेपोटिज्म होने की वजह से 36 साल की उम्र में उसको मौका मिलता है, तो अब ना उसके वो रिफ्लेक्सेस हैं, ना अब उसके अंदर वो मयार मौजूद है, ना उसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है कि वो उस तरह परफॉर्म करे। तो टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप यकीन जाने कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, दुख बयान कर रहा हूँ कि आपके मोस्टली इदारों में प्रोग्रामिंग में वो लोग राइज हैं कि आप उनको कैमरे के सामने बिठा दें तो एक जुमला ना बोल सकें, माइक के सामने बिठा दें तो एक जुमला ना बोल सकें, लेकिन वो चूंकि मंजूरे नज़र होते हैं, लॉबी सिस्टम होता है, उसके थ्रू वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बट लेकिन हल क्या है इसका, ये मेन चीज़ है। एक कैंसर है, ये तो चले एक है, अब इसको आपने ठीक कैसे करना है। जितने यंगस्टर्स सुन रहे हैं, आप एक काम करें, जहाँ पर आपको नेपोटिज्म नज़र आए, जहाँ पर आपको लगे कि लॉबी है, चिपक जाए वहाँ पर। सही। आप 1 दिन जाएं, 2 दिन जाएं, 3 दिन जाएं, शो डाल दें, कहीं जी मेरे अंदर टैलेंट है, आप मुझे क्यों मौका नहीं दे रहे। सही। आप चुप ना रहें, आप चुप रहेंगे, जो आपकी चुप है वो उस नेपोटिज्म की ताकत है, आपको उसको ब्रेक करना है। यकीन जाने ये वर्क करता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम वो पॉजिटिव बातें करके कि सब्र करो, अल्लाह ताला मौका देगा, वो देगा, उसने आपको टैलेंट दिया, वो मौका ही था। सही। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स जो है वो डूब रहा होता है, तो एक रस्सी आती है कुएं में, तो वो कहता है नहीं मुझे अल्लाह बचाएगा, वो कहता है नहीं, फिर रस्सी आती है, वो कहता है नहीं मुझे अल्लाह ही बचाएगा। तो हकायत है बेसिकली। जब वो अल्लाह के पास जाता है तो खुदा ताला कहते हैं कि तुमने रस्सी क्यों नहीं पकड़ी, तो उसने कहा कि मैं कह रहा था कि आप मुझे बचाएंगे, तो उसने कहा कि रस्सी भी तो मैं ही भेज रहा था। तो टैलेंट भी अल्लाह ने ही दिया है उसको। तो नेपोटिज्म का शिकार होकर अगर वो टैलेंट उसका रह जाता है तो फिर गलती किसी और की नहीं है। चुप नहीं रहना चाहिए। आपने ये सजेस्ट किया, बड़ी अच्छी सजेशंस आप तीनों की जानिब से हैं। ज़ीशान, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए? फाइनल मैसेज ये है कि लिव लाइक अली, डाई लाइक हुसैन। वाह, क्या बात है, खूबसूरत पैगाम। महरीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली लड़कियों के हवाले से मैं बात करूंगी। कुछ लड़कियां भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, उन्हें लगता है घर जैसा माहौल है और ये तो घर जैसा ही सिलसिला है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग डेकोरम है, घर जैसा माहौल सिर्फ घर में ही होता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, प्रोफेशनल बनिए, प्रोफेशनलिज्म को समझिए। ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे माशरे में, हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब जैसे क्लब्स हैं तो आप हेल्प लें इनकी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप मौके का इंतज़ार ना करें।
become that chance. The world is a global village. You can make your YouTube, you can go on Instagram, you can make your Facebook, you can do anything. कि कल्चर का वेट ना करें कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई एक्सेप्ट करेगा. मेक योर ओन ग्राउंड. खुद आप स्टेप लें, मेहनत करें और आप सब कुछ कर सकते हैं. आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के मंजूर नज़र बनने की. बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की. नुमान, आपका मैसेज लेने से पहले एक छोटी सी मुख्तसर सी बात आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं कुछ लोग खोए होते हैं, अपने घर की सारी परेशानियाँ और घर की सारी चीज़ें ऑफिस ले आते हैं और जब वो ऑफिस से घर जाते हैं तो ऑफिस के सारे प्रेशर्स घर पर लेकर जाते हैं. इस डुअल स्टैंडर्ड को भी हमें किसी हद तक कंट्रोल करना है, कैसे कर सकते हैं? सजेशन दे दीजिए. बड़ा मुश्किल काम है. बोलने में तो बड़ा आसान है. माइंडफुलनेस, कि यू बी प्रेजेंट वेरेवर यू आर. वो कहते हैं कि व्हेन यू आर ड्राइविंग ड्राइव, व्हेन यू आर एट होम बी एट होम, व्हेन यू आर एट ऑफिस बी एट ऑफिस. डोंट बी एट ऑफिस व्हाइल ड्राइविंग, डोंट बी एट होम व्हाइल इन ऑफिस. सो सारी चीज़ें वहीं पे करें जहाँ पे सूटेबल और जहाँ के लिए प्रॉपर हैं. अब मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मेरा ये है हुमा, अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करते हुए जो मैंने सीखा है कि बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. डू नॉट हैव एनी नेगेटिव नोशन अबाउट द वर्ल्ड. ये सारी चीज़ें मैं नहीं कंट्रोल कर सकता. मैं ना नेपोटिज्म को कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं मैरिड की खिलाफ वर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ. आई कैन ओनली वर्क ऑन माई सेल्फ. जो तुम्हारा इख्तियार है उस पर काम करो. ये अल्लाह की तरफ से गारंटी है. मैं कौन होता हूँ गारंटी देने वाला कि तुम्हें उसका रिजल्ट नज़र आता है. बिल्कुल मिलेगा. ये मैं अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ बता रहा हूँ. और इसमें एक इन्होंने रेपिटेशन की बात की. रेपिटेशन अल्लाह के राजों में से एक राज है. बिल्कुल. कि एक सिंपल कतरा हुमा जिसको मैं आप पे फेंकूँ तो आपको शायद वो हवा में नीचे गिर जाएगा, आप तक पहुंचेगा भी नहीं. वही कतरा अगर रेपिटेटिवली एक चट्टान के ऊपर भी गिरता है तो वो उसमें से भी रास्ते कर देता है. बिल्कुल ऐसे. So there are ways you keep on trying. इंशाल्लाह you will find a way. बिल्कुल, इंशाल्लाह. इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे. अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.